हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूजा कॉमर्स क्लासेस। कैसे हैं आप सभी? आई होप आप सभी अच्छे होंगे। बच्चों, आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना कुछ एमसीक्यू जो हमने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था उससे रिलेटेड आज हम एमसीक्यू करेंगे, जिससे हमारा जो चैप्टर है वो हमारा बिल्कुल क्लियर हो जाए। क्योंकि चैप्टर में तो हमने सब कुछ पढ़ लिया, अब हमें देखना होगा कि हमें कितना आता है। तो आप सभी चेक कर सकते हैं कि आप कितने क्वेश्चन के आंसर कर पा रहे हैं। आप मुझे कमेंट बॉक्स में आंसर करके बता सकते हैं कि कितने क्वेश्चन के आंसर आप कर पा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपना आज का क्लास। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा, हु यूज द टर्म माइक्रो इकोनॉमिक्स एंड मैक्रो इकोनॉमिक्स फॉर द फर्स्ट टाइम। आई नो कि आपको इसका आंसर नहीं पता होगा, तो नॉर्मली आप याद रखिए किसने माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म को फर्स्टली यूज किया था। तो वो कौन थे? आपके रागनर थे हमारे, जिन्होंने सबसे पहले माइक्रो इकोनॉमिक्स और मैक्रो इकोनॉमिक्स की टर्म को यूज किया था। तो नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ माइक्रो इकोनॉमिक स्टडी। अब जो माइक्रो इकोनॉमिक्स में हम क्या स्टडी करते हैं, तो बच्चे सबसे पहले तो आप ये समझिए कि माइक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है और हमारी मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है। माइक्रो इकोनॉमिक्स हमारी वो इकोनॉमिक्स होती है जहाँ पर हम जो भी स्टडी करते हैं वो एक इंडिविजुअल लेवल पे लेके करते हैं, और मैक्रो इकोनॉमिक्स क्या होती है जहाँ पे जो भी हम स्टडी करते हैं वो पूरा एग्रीगेट लेवल पे लेके करते हैं, मतलब पूरा बड़े लेवल पे करते हैं। तो आपको ये याद रखना होगा। तो नॉर्मली जो हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट है ये भी हम एग्रीगेट लेवल पे पढ़ते हैं, मतलब मैक्रो में पढ़ते हैं। गवर्नमेंट बजट हुआ ये भी हम कहाँ पढ़ते हैं? मैक्रो में पढ़ते हैं। जनरल प्राइस लेवल हुआ ये भी हम मैक्रो में पढ़ते हैं। तो बचा क्या हमारे पास? कार इंडस्ट्री। तो इसको हम कह सकते हैं कि ये हमारा माइक्रो इकोनॉमिक्स में स्टडी होता है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, देयर आर डैश प्रॉब्लम्स रिलेटेड टू एलोकेशन ऑफ रिसोर्सेज। अब जो हमने आपको पढ़ाया था कि कुछ प्रॉब्लम्स होती हैं हमारी इकोनॉमी में, तो कितनी प्रॉब्लम थी? अब कुछ बच्चे कहेंगे मैम दिमाग में नहीं आ रहा, 4 थी, 3 थी, 2 थी। मैम लगा दीजिए, तुक्का लगा देते हैं, 3 थी। हाँ जी, हमने आपको प्रॉब्लम्स पढ़ाई थी, वो आपकी कितनी प्रॉब्लम थी? 3 प्रॉब्लम थी। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है हमारा पीपी कर्व। पीपी कर्व पता है ना क्या होता है? यस मैम पता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है पीपी कर्व। अब बताइए वो क्या होता है? स्लोप डाउनवर्ड एंड कॉन्वेक्स होता है, स्लोप डाउनवर्ड एंड कॉनकेव होता है, स्लोप डाउनवर्ड फॉर्मिंग एंड स्ट्रेट लाइन होता है, या स्लोप अपवर्ड होता है। अब कुछ बच्चों का आंसर होगा कि मैम स्लोप डाउनवर्ड होता है और उसकी शेप जो होती है वो हमारी कॉनकेव होती है। कुछ इस तरह से शेप बनती है हमारी पीपी कर्व की। तो आई होप आपको ये क्लियर होगा। नेक्स्ट देखते हैं। एनी पॉइंट इनसाइड द प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। बच्चों ये मैंने लास्ट क्लास में आपको बताया था कि जो भी पॉइंट आपका पीपी कर्व के इनसाइड होता है उसे क्या कहते हैं? फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज बोलेंगे, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज बोलेंगे। अब सभी बच्चे कह रहे हैं मैम नेक्स्ट ऑप्शन मत पढ़िए, मैम अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ही हमारा इसका आंसर है। आपने बताया था, हाँ जी, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज ही हमारा इसका आंसर है। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, एनी पॉइंट दैट लाई आउटसाइड द पीपीसी। अब आपको ये भी बताया था कि पीपीसी कर्व के बाहर वाले पॉइंट को आप क्या कहेंगे? इसको ये बोलेंगे फुल एम्प्लॉयमेंट रिसोर्सेज। मैम नहीं, पहला तो होगा ही नहीं। अंडर एम्प्लॉयमेंट तो मैम अभी बता दिया था, ये भी कट हो गया। इनएबिलिटी ऑफ द इकोनॉमी टू प्रोड्यूस द कॉम्बिनेशन मार्केट बाय द पॉइंट, यही होगा आपका। आउटसाइड द पॉइंट का मतलब होता है अनअटेनेबल, एक तरह से कि वो हो ही नहीं सकता। तो इस तरह से हमारा आंसर क्या हो जाएगा? थर्ड हो जाएगा। नेक्स्ट है हमारा, इकोनॉमिक प्रॉब्लम अराइज ड्यू टू। जो इकोनॉमी में प्रॉब्लम आती हैं, कारण बताए थे आपको लास्ट क्लास में, क्या कारण होते हैं? लिमिटेड रिसोर्सेज, हाँ जी मैम, रिसोर्सेज कम है, बिल्कुल सही बात। अनलिमिटेड वांट, हाँ जी मैम, वांट बहुत ज़्यादा, जैसे हमारी वांट है कभी ख़त्म ही नहीं होती है, वांट रहती है, अनलिमिटेड है,
हाँ जी, रिसोर्सेज के अल्टरनेटिव यूजेस भी होते हैं। जो रिसोर्सेज हैं, जैसे आपको बताया था कि एक लैंड है बट उसके यूजेस, जो हमारी लैंड है उसके यूज़ कितने सारे हैं। अब उस पर हम घर भी बना सकते हैं, उस पर हम ऑफिस भी बना सकते हैं, उस पर हम फार्मिंग भी कर सकते हैं, उस पर हम कुछ भी कर सकते हैं जो हमारा मन करता है, हमारी वांट है। तो इसके यूजेस इतने सारे हो गए हैं। तो यही हमारी क्या होती है, इकोनॉमी की प्रॉब्लम होती हैं। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ दी अबाउ। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है द स्लोप ऑफ पीपीसी इंडिकेट। जो स्लोप होता है हमारा पीपीसी का, वो क्या इंडिकेट करता है, मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंडिकेट करता है, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज को इंडिकेट करता है, फुल एम्प्लॉयमेंट ऑफ रिसोर्सेज को इंडिकेट करता है, नन ऑफ दीज को इंडिकेट करता है। तो सभी कहेंगे कि मैम मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को हमारा इंडिकेट करता है, क्योंकि क्या होता है इसमें हमारा एक गुड सेक्रीफाइस करता है दूसरे गुड्स को इंक्रीज करने के लिए, तो इसलिए हमारा ये मार्जिनल अपॉर्चुनिटी कॉस्ट को इंडिकेट करता है। नेक्स्ट देखते हैं, Which of the following is an assumption of production possibility frontier? बच्चों production possibility frontier भी बोल देते हैं, production possibility curve भी बोल देते हैं। तो इसमें assumption क्या होती हैं, बताया था आपको, ये assumption पे बेस होता है। तो नॉर्मली इसमें क्या होता है, resources are not fully employed, जो रिसोर्सेज हैं वो फुली एम्प्लॉयड नहीं होती हैं, रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट फॉर द प्रोडक्शन ऑफ टू गुड्स, रिसोर्सेज आर नॉट इफिशिएंटली एम्प्लॉयड। तो इसका आंसर होगा रिसोर्सेज आर नॉट इक्वली एफिशिएंट। जो रिसोर्सेज होती हैं वो इक्वली एफिशिएंट नहीं होती हैं प्रोडक्शन करने के लिए। तो यहाँ पे आपका आंसर हो जाएगा बी। नेक्स्ट देखते हैं। नेक्स्ट है हमारा द लॉ ऑफ स्कैरसिटी। जो स्कैरसिटी है इसका मतलब क्या होता है, आपको बताया था कि स्कैरसिटी का मतलब होता है हमारा कमी, किसी चीज़ की कमी को हम क्या कह देते हैं, स्कैरसिटी। जैसे कि हमारा रिसोर्सेज की कमी है तो हम क्या कहते हैं, स्कैरसिटी ऑफ रिसोर्सेज। तो आपका इसका आंसर क्या होगा, इम्प्लाइज द कंज्यूमर वांट विल नॉट बी कंप्लीटली सेटिस्फाइड, implies the consumer want will be satisfied, apply only to less developed country, does not apply to rich developed country। तो इसका मतलब होगा जहाँ पे कंज्यूमर की वांट जो है वो कंप्लीटली सेटिस्फाइड नहीं हो पाती हैं, तो वही होता है स्कैरसिटी। मतलब रिसोर्सेज की कमी होती है और जो हमारी वांट्स हैं वो अनलिमिटेड होती हैं, तो इसलिए हम सेटिस्फाई हो ही नहीं पाते हैं। नेक्स्ट देखिए। नेक्स्ट है रमेश इज वर्किंग सैलरी 35,000 पर मंथ, ही रिसीव टू जॉब ऑफर एन अकाउंटेंट एट सैलरी 30,000 पर मंथ टू वर्क एज सेल मैनेजर एट सैलरी 20,000 पर मंथ, इन गिवन केस हिज अपॉर्चुनिटी कॉस्ट। अब बच्चों आपको बताया था अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में भी मैंने आपको एग्जांपल दिया था, क्या होता है जो नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज होता है वो आपका क्या होता है, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट होता है। तो नॉर्मली पहले जहाँ पे वो जॉब कर रहा है उसे वहाँ पे 35,000 मिल रहा है, 35,000 वो वहाँ से अर्न कर रहा है और उसे अब जॉब का ऑफर मिला है दो जगह से। एक जगह पे उसको 30,000 पर मंथ सैलरी मिल सकती है और दूसरी जगह पे उसको 20,000 पर मंथ सैलरी मिल सकती है। तो वो किसको चूज करेगा, अगर वो ये वाली जॉब छोड़ना चाहता है तो उसके पास नेक्स्ट ऑप्शन कौन सा होगा। तो सभी बच्चे कहेंगे कि मैम 20,000 पे तो वो जाएगा ही नहीं, वो यही सोचेगा कि उसको ज़्यादा सैलरी मिले, तो वो 30,000 उसका क्या हो जाएगा, नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव यूज हो जाएगा। तो आइए नेक्स्ट देखते हैं। आइडेंटिफाई द सेंट्रल प्रॉब्लम विच डील विद डिसाइडिंग द क्वांटिटी ऑफ गुड्स टू बी प्रोड्यूस। अब यहाँ पे आपको बताना है ऐसी कौन सी प्रॉब्लम पढ़ी थी आपने जिसमें आप ये टेंशन लेते हैं कि क्या प्रोड्यूस करा जाए, कैसी क्वांटिटी प्रोड्यूस करी जाए। आंसर तो मैं बोल ही चुकी हूँ, अब आपको समझ तो आ ही गया होगा। तो नॉर्मली हमारा क्या होता है, व्हाट टू प्रोड्यूस में हमारा आता है कि कैसे क्या प्रोड्यूस करा जाए, क्या प्रोड्यूस करें, किस मतलब नॉर्मली गुड्स एंड सर्विसेज हम क्या बनाएं जिसकी क्वांटिटी की डिमांड भी हो हमारे मार्केट में, कंज्यूमर की वांट भी हो जिसको हम बनाएं। तो यहाँ पे आ जाता है व्हाट टू प्रोड्यूस।
इन डिसाइडिंग हाउ टू प्रोड्यूस द इकोनॉमी शुड कंसिडर्ड। हाउ टू प्रोड्यूस में आप क्या कंसिडर करते हैं, बताया था आपको। हाउ टू प्रोड्यूस में आप क्या देखते हैं, कौन सी टेक्नोलॉजी को यूज करके हम प्रोडक्शन करें। अब हमारे पास दो टेक्नोलॉजी होती है, एक होती है लेबर इंटेंसिव टेक्निक और एक होती है कैपिटल इंटेंसिव टेक्निक। तो दोनों को देखते हैं, जिससे बेस्ट रिजल्ट मिलता है उसको हम यूज कर लेते हैं। तो आंसर क्या होगा, बोथ ए एंड बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, इकोनॉमी इज द स्टडी ऑफ मैनकाइंड इन द ऑर्डिनरी बिजनेस। जो ये वाली डेफिनेशन है ये आपकी कौन से ऑथर ने दी थी, तो बच्चों इसका आंसर आपका है एल्फ्रेड मार्शल। ये एल्फ्रेड मार्शल ने दी थी आपको। नेक्स्ट देखिए, व्हाट विल बी हैपन टू पीपीएफ इफ देयर टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन। अगर आपकी टेक्नोलॉजी अच्छी हो जाती है, अपग्रेड हो जाती है, तो आपका जो पीपी कर्व है वो किधर शिफ्ट होगा। तो आप सभी कहेंगे कि मैम राइटवर्ड शिफ्ट होगा, क्योंकि अगर टेक्नोलॉजी हमारी बढ़ रही है, मान लीजिए कि हमारा ये पीपी कर्व है, अगर टेक्नोलॉजी बढ़ेगी तो ये हमारा राइटवर्ड शिफ्ट होगा, और अगर टेक्नोलॉजी डाउन हो जाएगी तो ये हमारा लेफ्टवर्ड शिफ्ट होगा। तो आई होप सभी बच्चों को क्वेश्चन क्लियर होंगे। अगर कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टा पे फॉलो कर सकते हैं, वहाँ पे अपना पर्सनल डाउट मुझसे पूछ सकते हैं। अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जाके चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर लेना, जिससे हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। थैंक यू।